वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग फ्यूचर ऑफिसर्स? वेल, तो कैसी रही मकर संक्रांति? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे से आपने बिताया होगा। और इस त्यौहार को बिताने के बाद आप लोग कहीं ना कहीं अब रेडी हो गए होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, जिसको भी एग्ज़ाम देना है वो अब एकदम सीरियस हो जाइए, एकदम सोच लीजिए कि इस बार मतलब कर लेना है। बहुत सारे लोग 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2025 में वैकेंसी भी ठीक ठाक है तो देने ही वाला है। तो क्या सोच रहे हो दोस्तों आप सभी लोग? क्या चल रहा है यही ना कि क्या पता इस बार भी होगा या नहीं होगा। दोस्तों होगा तो तभी ना जब हम कोशिश करेंगे और पूरे जी जान से कोशिश करेंगे, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करेंगे, एकदम मेहनत से पूरी। तो एकदम दोस्तों मेहनत के साथ लग जाइए एग्ज़ाम्स में। चलिए आज जैसे बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे थोड़ा जेन्युइन टाइप की भी, जो एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने हमेशा कुछ बातें नोटिस करी होगी कि इस एग्ज़ाम को जब देते हैं तो प्रीलिम्स में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पहले से सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, कि जिन्होंने पहले प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू जो पहले दे चुके हैं, पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट तक भी कभी कभार प्रीलिम्स में फ़ेल हो जाते हैं, है ना। प्रीलिम्स निकाल नहीं पाते, फेल नहीं होते मतलब निकाल नहीं पाते, जो हमारा कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है, कभी गौर किया है? इसका रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम में जबकि उनका तो पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है ऐसा क्यों होता होगा? उनका तो सब चीज़ पहले से पूरा हो चुका है। दोस्तों जो भी आपका जवाब हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मैं अपने हिसाब से बताती हूँ आपको। दोस्तों ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में ना जो 1 ईयर में जो जो चीज़ें हुई हैं, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से होते हैं जो अभी 1 साल पुराने में जो जो मतलब लिखाया गया है, सॉरी मतलब जो जो देश में घटा है, जो देश में घटनाएं हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पूछी जाती है। अब उसके लिए हर कोई तो अपडेटेड है नहीं पहले से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचिए प्रीलिम्स दे रहा है, मैथ्स दे रहा है, फिर इंटरव्यू भी दे रहा है, तो उनका तो ध्यान पहले वाले एग्ज़ाम में होता है ना, बाद में रिजल्ट आता है तो उनका नाम नहीं होता, तो वो उतने कंसिडर तरीके से पढ़ नहीं पाते कि जिसकी वजह से वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो यही एक रीज़न होता है, क्योंकि इसमें 1 साल का जो होता है ना, 1 साल का जो भी देश में चल रहा है, ये जो भी बीता है, 70% 70 से 75% जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वही होता है जो 1 से 1.5 साल में हुआ है, 70% का। तो इसका हम लोग कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं? मेन कंक्लूजन इसका निकलता क्या है? मेन कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि अगर हमें यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना है तो 1 से लेकर 1.5 साल के बीच में जितनी चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उस पर हमें बहुत ही डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही डिप वाला नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में भी आंसर तो सभी लिखते हैं दोस्तों, और अच्छा ही लिखते होंगे। आपको क्या लगता है, जो इतना पढ़ के गया है, क्या कौन सा स्टूडेंट ऐसा होता होगा जो आंसर ठीक से नहीं लिखता होगा? लेकिन पास वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा बेटर आंसर लिखते हैं। आंसर तो सभी लिखते हैं, पर जो बेटर से बेटर लिखते हैं। और यूपीएससी बोर्ड ऐसा है ना कि वो ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, बिल्कुल उसको जो चीज़ें चाहिए स्टूडेंट में वो लेके ही रहता है। मतलब अगर उसे वो गुण दिखते हैं तभी वो सिलेक्ट करता है। तो हमारा मेन ध्यान यहीं पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करना है तो 1 से लेकर 1.5 साल तक में जो जो घटनाएं हुई हैं उसका हमें बहुत ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इसके एग्ज़ाम में 1 साल पूरा लगा देना चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उन्होंने 2024 का पूरा साल इस एग्ज़ाम को लगाया है, दिया है, तो वो बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। कैसे कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम पास ही इस तरह से होता है। हो सकता है मेरी बातें किसी को गलत भी लगी होगी, ये मैं अपना मन बता रही हूँ, मैं कुछ और नहीं बता रही, ये मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम कि अब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। मैंने बोला ही भी था पहले भी। तो अभी हमारे पास दिन कितने बचते हैं? समझ लीजिए आज 14 जनवरी की नाइट है, लेकिन आप 15 समझ लीजिए, 15 जनवरी समझ लीजिए, अभी रात हो रही है, सुबह होने ही वाली है जस्ट। तो 15 जनवरी से लेके चलते हैं, तो अभी हमारे पास 15 दिन जनवरी है, 28 दिन फरवरी का मंथ है, फिर 31 दिन मार्च का मंथ है, फिर 30 दिन अप्रैल का मंथ है, और 24 दिन बचता है मई का। यानी कुल मिला के हमारे पास 128 दिन है। और 128 में से अगर आप 90 घटा दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए 90 दिन बहुत होता है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, ओनली प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 90 दिन
मतलब ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिलाकर, और बेसिक वगैरह आपका कंप्लीट होना चाहिए। 90 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स में लगते हैं। करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट वगैरह रिवीजन वगैरह में टाइम लगता है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है बेसिक वगैरह, रिवीजन वगैरह, टेस्ट सीरीज़, ये सब में 90 दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए 90 दिन आप घटा दीजिए, बच गए 38 दिन। पहले तो बताते हैं कि 90 दिन में क्या करना है, इसके लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात करते हैं कि 38 दिनों में क्या करना है। ठीक है, पता चला ना आपको 38 कहाँ से आया। सारे मंथ का दिन मिला के 128 हुए, 128 में से 90 मैंने घटाया तो 38 दिन बचे। दोस्तों इस एग्ज़ाम में हर दिन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन ही तो यही है, दूसरों से बेटर करना है ना। आप नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है, जो दिल्ली में बैठा है वो आराम से तैयारी कर रहा है। तो इन बातों को दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आराम से हो जाएगा। नहीं, आराम से नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 38 दिन में क्या क्या करना है, पहले प्रीलिम्स के लिए तो 90 दिन निकालिए, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो 38 दिन में सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो जो नेगेटिव थॉट है ना हमारे दिमाग में, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं मेहनत बर्बाद तो नहीं चली जाएगी। दोस्तों एक बात याद रखिए, हमारी मेहनत का फल हमें कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, तो ये बात तो सोचनी ही नहीं है। और नेगेटिव थॉट हटा दीजिए, और बहुत ज़्यादा इसको ना हार्डली भी मत लीजिए। ऐसा नहीं लीजिए कि एकदम इमोशनल पर भी मत लीजिए। इसको बस ये समझिए कि आईएएस एक ऑफिसर का एक टैग है, और उसको अपने ज्ञान के दम पे मुझे हासिल करना है। अगर हासिल कर लिया तो भी ठीक है, और नहीं हासिल कर पाइए तो समझिए कि आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। अपने अंदर कोई कमी ना निकालें, सोचिए कि हाँ हो सकता है उस पद के लायक हम मेहनत नहीं कर पाए हैं, दैट्स इट। बस इतनी छोटी सी बात है कि शायद उस पद के लायक हम मेहनत नहीं कर पाए। अपने आप को पूरी कमियों से नहीं भर लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मुझ में कमी ही कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की है, आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, इसलिए कभी भी टेंशन नहीं ले इस बात का। ऐसा टेंशन तो हो ही जाती है कभी कभी, तो इंसान बहुत ही मतलब खतरनाक वाला जो होता है ना, दिमागी अथी से जूझता है। खैर उस बात की बात है। तो चलिए दोस्तों, 38 दिन में क्या करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सीसेट के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो सीरियस हो जाइए। पहला वर्क, सबसे पहला वर्क जो होता है हमारा, जो पहला काम है वो है सीसेट के बारे में सोचना। सीसेट के लिए अगर आपने कोई क्लास अभी तक नहीं लिया है, नहीं पढ़ा है, तो सीसेट के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, ज्ञान आपका सही आ जाएगा, ठीक रहेगा, आपको लगेगा, तो कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाएगी। डर का लेवल जो है वो अपने आप कम हो जाएगा कि हाँ इस एग्ज़ाम से जो डर है, जो फियर है, वो अपने आप कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली इस एग्ज़ाम को नहीं लेना है, वरना बहुत परेशानी ही होती है। तो अगर आप सीसेट के लिए कुछ नहीं कर रहे तो सबसे पहला वर्क करिए कि सीसेट के लिए कुछ कर लीजिए। अगर आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, तो आप यूट्यूब से ही स्टार्ट कर लीजिए कहीं से। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अगर एक दो चैनल की बात पूछिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर एक दो मैं ऐसे भी बता देती हूँ। एक एसएसएम सर होता है क्लास का, एसएसएम सर की क्लास होती है, संजय शाह सर अनअकैडमी के टीचर है, या तो उनके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और अगर आपको हिंदी मीडियम से करना है तो एक IFE का एक बैच होता है, इसका ऐप भी है, IFE इस टाइप का एक नाम, मतलब कि एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें हिंदी मीडियम से भी है, और आपको ऐसे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा भी सर्च करिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फ्री वाला भी पढ़ लीजिए। और अगर आप कहीं से बैच खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा बैच मत लीजिएगा, क्योंकि सीसेट थोड़ा सा हो ही गया है इतना साइंटिफिक ना। ज़्यादा महंगा बैच मत लीजिएगा, नॉर्मली लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा महंगा बैच ले लिया, हो सकता है उसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा टफ होगा तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर वो क्वेश्चन आंसर ही करवाते हैं डायरेक्ट। सीसेट में बहुत ज़्यादा बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी। और एसएसएम सर की क्लास तो मुझे लगता है बहुत बेस्ट है। अगर आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता है, एक फियर नहीं है, तो मुझे लगता है एसएसएम सर की क्लास बहुत बेस्ट है। अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर्स जो हमारा सीसेट में आता है, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं उसमें जो हमारे जो मधु कोटवे सर है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका भी फ्री बैच चलता है यूट्यूब पे, तो वो भी आप सर्च करके देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों अपने से भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वो हर चीज़ दूसरा कोई नहीं बता सकता। वो मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, तो आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से और देख लीजिएगा कि आपको कौन सी टीचर की भाषा समझ में आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और भाषा उनकी समझ में नहीं आती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस टीचर की भाषा बहुत ही ईजी वे में समझ में आ रही है। तो
पहली चीज़ तो ये है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करिएगा, लेकिन अगर सीसेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ज़रूर सोच लीजिएगा, एकदम सोच लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं दूसरा आपको सजेशन कुछ दूंगी, वो है कि आपको 4 पीरियड जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये दूसरा मैं बता रही हूँ आपको, जो हमारे 4 पीरियड सब्जेक्ट है ना, यानी कि वही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट के आपका सिलेबस ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि जब हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, वो क्या करता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, क्या पूछता क्या है? पहला तो उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं कि बच्चे कहीं उलझ के रह जाते हैं। तो दोस्तों वो स्टेटमेंट ना पूरे सब्जेक्ट का कंक्लूजन टाइप होता है ना, पूरा कंक्लूजन होता है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ रखा है तो उस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, सिर्फ करंट अफेयर्स के दम पे उसको निकालना मुश्किल है। तो कुछ हो ना हो, आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, 4 पीरियड जब सब्जेक्ट है हमारे, ये ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट है तो आपका प्रीलिम्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा नहीं बनाने होते, आपको भी पता है, कट ऑफ जो है 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आपने 50 भी अच्छे से बना लिया है तो निकल जाता है। 50-60 आपने बना लिया है तो अगर कुछ गलत भी हो गया तो भी आराम से वो निकल जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा। अगर कुछ मैं सजेस्ट करूं, अगर मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करूं कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट में, कहूँगी कि हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के ही जाइएगा। बहुत प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है उससे। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी किसी भी चीज़ का करंट अफेयर्स नहीं आया है, ना ही तो उड़ान मैगजीन का आया है, ना ही तो PT 365 वगैरह, ये सब अभी नहीं आया है और आएगा भी नहीं, अभी टाइम है ये सब में आने में। आएगा तो मैं आपको चैनल पे मतलब अपडेट दे दूँगी। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की किताब मत छोड़िए। पता नहीं, मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगती है। मैंने ज्योग्राफी के लिए पहले भी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। मैंने ज्योग्राफी के लिए पहले एक बहुत अच्छी सी किताब पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि महेश वर्णवाल बहुत अच्छी है। और दोस्तों महेश वर्णवाल भी ना में भी बहुत सारी डुप्लीकेट बुक आती है, तो आप थोड़ा सा संभल के लीजिएगा। वो जो ग्रीन वाली बुक आती है ना, ग्रीन कलर की रहती है ना, वही ओरिजिनल है, आप याद रखिएगा। मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत जगह पर शॉर्ट वीडियोस में वो किताबें मिल जाएगी। तो मैं कहूँगी कि आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम में छोड़िएगा, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बिल्कुल मत छोड़िएगा, और ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल में बहुत अच्छी किताब है, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स के लिए सारे वैसे ही होते हैं, तो कोई भी पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह भी बहुत अच्छी है, वो भी चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ रहे तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, और जब तक सीरियस नहीं होइएगा, ठीक से पढ़िएगा नहीं, तब तक डर बना रहेगा। दोस्तों अगर हम दूसरों से हारते हैं ना तो जीतना आसान हो जाता है, लेकिन जब हम खुद से हारते हैं ना, उस समय एक चैलेंज सा क्रिएट होता है ना हमारे सामने बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हैं फिर भी आपका नहीं हुआ, तो उस समय का जो जुनून होता है ना, वो मतलब ऐसा रहता है कि बहुत ही अलग ही लेवल का रहता है। खैर दोस्तों वो सब अलग बात है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 ही चीज़ें सजेस्ट करी है, मैंने 3 चीज़ें आपको सजेस्ट करी है। पहले चीज़ें तो ये कहा कि सीसेट के बारे के लिए कुछ अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज़ कुछ सोचिए, और अभी से ही 1-2 घंटे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि 4 पूरे सब्जेक्ट का आपका आधा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट रहना चाहिए। आफ्टरऑल जो बेसिक है वो तो पूरा का पूरा ही कंप्लीट रहना चाहिए। बहुत सारे फ्री में भी पढ़ाते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो किताबें तो हैं ही। मैं अगर आपको सच में सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगी किताबें ही सही है। दोस्तों वीडियो से पढ़ते तो बहुत है, लेकिन वीडियो से कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वीडियो की कुछ चीज़ें हैं जो आप या तो नोट डाउन करके रख सकते हैं या दिमाग में उसको बात को रख सकते हैं, लेकिन हाँ सब चीज़ें याद नहीं रहती है, और रिवीजन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं तो कहूँगी किताब से ही पढ़िए। पर मैंने बोला कि हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम जरूर पढ़नी है, और एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी टफ ही आता है वैसे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर्य शर्मा भी ठीक है, बट फिर भी उससे भी कंप्लीट नहीं होता है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए का भी कुछ पढ़ के जाइएगा। और मैंने कहा कि ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो है थोड़ा सा UPSC का जो क्वेश्चन होता है ना, स्टेटमेंट वगैरह उस टाइप से होता है। तो आप अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको नहीं लगी तो अलग बात है, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल सोच बता रही हूँ आपको। और पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी है, और करंट अफेयर्स तो आपको सब पढ़ के ही जाना, अपडेट करके जाना है। मैं उसके लिए आपको बाद में अपडेट दे दूँगी। और तीसरी चीज़ें मैंने जो क्या बोली आपको, मैंने तीसरी चीज़ें बोली कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हो रहे हैं, अभी ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, कहीं सीट वो ना ले जाए। इस एग्ज़ाम का चैलेंज ही यही है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिल्ली में कोई कर रहा है बैठ के, कहीं सीट वो ना ले जाए।
तो दोस्तों अगर आपको चाहिए ही ये चीज़ तो प्लीज़ तैयारी में लग जाइए एकदम। और भी बहुत सारी बातें हैं इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस एग्ज़ाम में, लेकिन क्या ही कहा जा सकता है। इस एग्ज़ाम में जो मेहनत लगती है, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद जो जॉब है वो मतलब ऐसा है कि उसके आगे ही सब लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो अच्छे से मेहनत करिए बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज़ है ना कि बेसिक का जो नॉलेज होता है ना, हम लोग बहुत ही हल्के में पढ़ते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। बट नहीं दोस्तों, यूपीएससी बहुत ही बेसिक से ही क्वेश्चन करता है, बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन करता है। भले ही शब्दों के साथ हेरा फेरी तो कर देता है, मैं नहीं कहूँगी, यूपीएससी थोड़ा सा खेल खेलता है, शब्द ऐसे उसमें डालता है ना कि वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती, बट वो क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में होता है। कभी कभी तो एकदम एनसीईआरटी से उठा कर दे देता है। भले शब्दों के साथ हेरा फेरी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, यूपीएससी में हर एक एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक एक क्वेश्चन आ रहा है ना सब इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मुझे तो ऐसा लगता है ना कि यूपीएससी वाले जितने क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें से उतने ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं जितने में आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाओ। अगर आपने पूरा एक साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया है, तब आप आराम से उसको कट ऑफ को क्लियर कर ले जाएंगे। उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है, उसको डिज़ाइन करने वाले लोग आप समझ सकते हैं कैसे होते हैं, उसको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से करते हैं। दोस्तों आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपने पढ़ाई का बहुत ख्याल रखें और एकदम सीरियस हो जाएं। अगर इस एग्ज़ाम का आप जितना अच्छे से तैयारी करेंगे, डर उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा, फियर उतना ही ख़त्म हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम की तैयारी जितनी ज़्यादा लेवल अच्छी रहेगी एग्ज़ाम की तैयारी की, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा और आराम से एग्ज़ाम को दे पाइएगा। और मैं तो कहूँगी इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इमोशनली मत लिया करिए, इस एग्ज़ाम को ज्ञान के तौर पे लीजिए कि हाँ ये आईएएस का एग्ज़ाम है। अगर हम नहीं भी दे पा रहे हैं, नहीं भी पास कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा ज्ञान उस लेवल का नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली मत लीजिए, ज्ञान के जैसा कंसिडर करिए तो ज़्यादा बेटर होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। चलिए दोस्तों थैंक यू। और भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें।